जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। क्लास 10 का है फिजिक्स लेसन 5, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का लेसन 5 का है। यह भारती भवन का बुक का है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ मिलेगा। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन था किताब में आपको। देखिए चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ध्रुव को यहाँ पर को कहीं पर मिसटाइप रहेगा, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए चुंबक के सिरे के निकट जहाँ आकर्षण बल अधिक होता है उसे ध्रुव कहते हैं। किसी चुंबक में दो ध्रुव होती है दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, जिसे एन और एस से सूचित करते हैं। ये एन हो गया, इधर एस हो गया, इस तरह से। आगे देखिए क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है। नहीं, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है। आगे देखिए चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाता है। तो देखिए द्विक सूचक की सुई एक छोटी छड़ चुंबक होती है जिसके दोनों सिरे उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। चुंबक के विपरीत सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसी के कारण समान सिरे विकर्षित करते हैं। किसी चुंबक के निकट लाने पर उसका चुंबकीय बल चुंबकीय सुई के ध्रुवों पर बल लगाता है और इसीलिए द्विक सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। उसका उत्तरी सिरा चुंबक के दक्षिणी सिरे की तरफ तथा दक्षिणी सिरा उत्तरी सिरे के ओर घूम जाती है। चुंबक में कभी भी चुंबक को जब स्वतंत्र रूप से लटकाया जाएगा तो उत्तर और दक्षिण की दिशा करके वो लटका रहेगा। और चुंबक के दो ध्रुव होता है, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करेगा और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इसको हम बताए हैं। देखिए ऑस्टेड साहब जो हैं से वैज्ञानिक है ऑस्टेड साहब। ऑस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई की विचलन की ऑस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो ऑस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। धारा की दिशा और चुंबकीय सुई की दिशा। ऑस्टेड साहब ने क्या किए थे, एक तार पर क्या किए थे, विद्युत धारा को प्रवाहित किए थे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही इनका प्रयोग हुआ था ऑस्टेड साहब का। परिनालिका किसे कहते हैं, इसको देखा जाए। यह कांच या गत्ता का एक ऐसा खोखला बेलनाकार नली है जिसके ऊपर तार लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर छड़ चुंबक जैसा कार्य करने लगता है। यह परिनालिका है। एक लेना है, एक लोहा का नरम का कुछ लीजिए, नरम लोहा का विद्युत चुंबक बनाते हैं कैसे। नरम लोहा का अस्थाई
और इस्पात का अस्थायी। तो एक कोई प्रणाली निकाल लीजिए और उसमें तार ऐसे लपेट लपेट के उसमें धारा प्रवाहित करने से क्या करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। आपको बताए हैं करोड़ किसे कहते हैं, करोड़ किसे कहा जाता है। देखिए परिनालिका जिस पदार्थ पर लिपटी होती है उसे करोड़ कहा जाता है। जैसे देखिए ट्रांसफार्मर का करोड़ किसका बना होता है, तो नरम लोहा का बना होता है ट्रांसफार्मर का करोड़। देखिए चुंबकीय क्षेत्र 3 स्रोतों की सूची बनाइए। देखिए एक प्राकृतिक चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। एक धारावाही सीसा चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक धारावाही परिनालिका के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। आगे देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है। आगे देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित करती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। आगे देखिए विद्युत मोटर में ऊर्जा, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। देखिए विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत ऊर्जा विद्युत मोटर जो है से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक मतलब घूमने में मदद करता है, घुमाता है, उसमें चेंज करता है। और क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, जनरेटर है जो घूम करके विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। आगे देखिए ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। देखिए विद्युत मोटर कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर के उपयोग देखिए कहाँ कहाँ, विद्युत पंखा में होता है। पंखा में क्या करते हैं हम लोग, बिजली का करंट देते हैं तो गोले गोले घूमता है। वही घूमने की क्रिया क्या कहते हैं, यांत्रिक की क्रिया कहते हैं, उसे घूर्णन भी कहिए। रेफ्रिजरेटरों कूलरों में भी होता है, वॉशिंग मशीन में भी घुमाने का काम करता है। करंट दीजिएगा तो गोले गोले घुमाएगा। कंप्यूटर में पंखी वगैरह लगा हुआ रहता है, वो भी मोटर का काम, मोटर होता है उसमें भी। MP3 प्लेयरों में भी मोटर होता है, वही दूसरे से घुमाता है उसे। और CD अब तो सभी जगह चिप चल गया है। विद्युत मोटर देखिए मोटर है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है वो देखिए। जब अनेक कुंडलियों से युक्त, जब लिख रहा जी, जब अनेक कुंडलियों से युक्त धारा का संवहन करती एक कितना जो भाग गया। चलिए ठेक गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जब अनेक कुंडलियों से युक्त धारा का संवहन करती धारा का संवहन करती एक आयताकार कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है
तो यह यांत्रिक बल का कार्य करती हुई निरंतर घूमती है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से देखिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर तथा अन्य विद्युत उपकरणों की तरह कार्य करता है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसे याद रखिएगा, ऐसे बताए थे हम। आगे देखिए, विद्युत जनरेटर क्या है? वही जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र क्या है? देखिए, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए, विद्युत जनित्र क्या है? एक ऐसा युक्ति है जो क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ पर यांत्रिक मारिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा करिएगा। आगे देखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब किसी कुंडली को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की समस्या संख्या में परिवर्तित होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा की दिशा फैराडे के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत कौन दिए थे? माइकल फैराडे साहब। आगे देखिए, विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है? विद्युत जनित्र का उपयोग घरों एवं क्या व्यावसायिक स्थानों में विद्युत उपकरणों, देखिए भारतीय भवन के बुक में हर जगह उपकरणों लिखा हुआ है, तो उपकरण भी कर सकते हैं या तो यंत्र भी बोल सकते हैं। तो उपकरणों को चलाने में किया जाता है। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम दिया हुआ है, जैसे में बैटरी का जो होता है उसमें ऊर्जा, उससे क्या कहते हैं? संचित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, और बैटरी से निकला हुआ ऊर्जा को कहते हैं विद्युत ऊर्जा को डीसी कहते हैं। डीसी का पूरा होता है डायरेक्ट करंट, और एसी का ट्रांसफार्मर से जो आता है विद्युत धारा उसे एसी कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट वो क्या मतलब बदल के आता है, कम बेसी आता रहेगा, और कम बेसी होने के कारण ही कोई विद्युतीय उपकरण वगैरह कुछ भी हो, आपका बल्ब, बिजली, मोटर जो भी हो उड़ जाता है। तो देखिए, अति लघु और अति भान उसी को कहते हैं। देखिए, शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल में क्या होता है जी? डिस्ट धारा डीसी होता है। अब बटन सेल में भी डीसी होता है, और लेड बैटरियां में भी क्या होता है? डीसी जनित्र। आगे देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तब प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम ये है, देखिए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के जनित्र, थर्मल पावर प्लांट, जलीय पावर स्टेशन आदि, जहां बिजली उत्पन्न, जहां पनबिजली वगैरह ढेर सारा उत्पन्न किया जाता है। विद्युतमय उदासीन तथा भू तारों के विद्युत रोधी आवरण सामान्यतः किस किस रंग में होते हैं? किस किस रंग में होते हैं? रंग नहीं, रंग माने हो जाएगा अंग, रंग माने अंग, तो रंग हो गया। हाँ, किस रंग के होते हैं? देखिए, जैसे में कौन कौन तार, विद्युत वाला तार, उदासीन तार, अभू तार वाला कौन कौन रंग का होता है? तो देखो, विद्युतमय लाल रंग के होता है, उदासीन को काले रंग के, और तथा भू तार को हरे रंग से होते हैं। तीन तरह होता है। जो लाल रंग का होता है उसमें जो ना कहते हैं लाल मेन लाइन है, तो विद्युतमय तार के होता है, लाल रंग के होता है।
और क्या होता है, इसका उदासीन होता है काले रंग का, और जो धरती के संपर्क में रहता है तार, तो धरती के संपर्क वाला तार रेफ्रिजरेटर वगैरह में लगा हुआ रहता है कि जैसे ही बॉडी में करंट आएगा तो उससे क्या हो जाएगा, हो करके धरती में चला जाएगा, और किसी भी व्यक्ति को क्षति कोई छुएगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, उसका बॉडी छुएगा तो। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, देखिए किसी विद्युत यंत्र में जब धारा का कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो जाती है तो उसे लघु पतन कहते हैं। किसी विद्युत यंत्र में, कोई यंत्र है, जब धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो जाती है तो उसे लघु पतन कहते हैं। इस स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक विद्युत अधिक हो जाता है। जब विद्युत पथ में विद्युतमय तार उदासीन तार के संपर्क में आ जाती है तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण ऐसा होता है, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। लघु पतन के कारण आग लग सकती है और विद्युत परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकती है। इससे बचने के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाना चाहिए। भू संपर्क तार का क्या कार्य है, देखिए अभी आ ही गया, वो बतलाएं इसके ऊपर से। भू संपर्क तार, देखिए इसमें सारा प्रश्न दिया हुआ है और एग्ज़ाम में इसी से आएगा प्रश्न, कोई अलग नहीं, बुक से ही बना के देता है एग्जामिनर। भू संपर्क तार हरे रंग के विद्युत रोधी आवरण के ढकी रहने वाली वह सुरक्षा तार है जो घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर दबी धातु की प्लेट से संयोजित रहती है। यह तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करती है। किसी विद्युत क्षरण होने की अवस्था में पर संधारित्र का विभव क्या होता है, भूमि के विभव, संधारित्र मानिएगा, संधारित्र गलती लिखा, संसाधित होने की अवस्था में संयंत्र कह सकते हैं या तो यंत्र कह सकते हैं या तो उपकरण की का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप है संधारित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षा हो जाती है। यहाँ संधारित्र के जहाँ पर यंत्र कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में कुछ कर सकते हैं, भारी कुछ मोटर वगैरह कि उसमें लाइन देंगे तो एक दो तार ठंडा और गर्म तो होवे करता है, एक तार बॉडी से लेके धरती में प्रवेश किया रहता है कि बॉडी में करंट जैसे ही आएगा तो कहाँ चल जाएगा, धरती में लीक कर जाएगा। इसीलिए कि कोई व्यक्ति उसको बॉडी का छुएगा, रेफ्रिजरेटर को छुएगा तो उसे करंट नहीं लग जाए, इसीलिए ऐसा दिया हुआ रहता है। घरेलू कार्यों के लिए व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या है, तो घरेलू कार्यों के लिए देखिए मेन लाइन पावर इसे 220 वोल्ट और HZ में कहेंगे तो 50 HZ। क्या घरेलू घरों में कितना वोल्ट का बिजली दिया जाता है तो 220 वोल्ट, और HZ में पूछेगा तो 50 HZ कहना है, मन हर्टेज में कहेगा तो 50 HZ कहना होगा। घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं, याद रखिएगा, घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़ जाते हैं तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। आगे देखिए, मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान जिसके लिए फ्यूज पिघल जाता है वह फ्यूज के किस गुण को निर्धारित करता है। फ्यूज का उपयोग निम्न या उच्च वोल्टता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, अर्थात उच्च वोल्टता होने पर फ्यूज पिघल जाता है तथा वायरिंग के तार की सुरक्षा हो जाती है, अतः यह सुरक्षात्मक गुण को दर्शाता है जिसे फ्यूज की दक्षता भी कहते हैं। आगे देखिए, क्या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में मुट्ठी की अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है? हाँ,
मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में मुट्ठी की अंगुलियां की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ऐसे पकड़े थे, ऐसे रहता है ऐसे। देखिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, देखा जाए। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या है। अपने मन से भी लिख सकते हैं। जो चुंबक अपने लोहा, क्रोमियम, निकेल को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब प्लास्टिक हो गया, तांबा, पीतल, ये सब का हो गया अचुंबकीय पदार्थ हो गया। मिट्टी, कांच। चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, जिसको अंग्रेजी में आर्टिफिशियल कहलाता। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा उनके कुछ मिश्र धातु हैं, इससे भी चुंबक बनाए जाते हैं। उसमें करंट को प्रवाहित करके अस्थायी हो जाएगा इस्पात का। अचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ जिन्हें कुछ चुंबक आकर्षित नहीं करता है कहलाते हैं। जैसे कांच हो गया, कागज, प्लास्टिक, पीतल आदि, तांबा, ये सब का हो गया। किसी क्षण चुंबक के क्वेश्चन है ये, देखिए। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। देखिए इस तरह से खींच लेना है। यहाँ पर क्या है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। देखिए निकला, ऐसे गया, ऐसे प्रवेश किया और फिर होके अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ से निकला, फिर घूम के फिर ऐसे यहाँ आ गया, फिर यहाँ से निकला, घूम के ऐसे। यही क्रम नीचे भी होते रहता है, बस इसको बना लेना है, हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इनके प्रमुख गुण क्या होते हैं। चुंबक के चारों ओर उसके चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं व्यवस्थित होती है। इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित है। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक संतत बंद चक्र है और वे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है और पुनः चुंबक के भीतर होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। देखिए ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, परंतु घनी होती है और जो उनकी ध्रुवों से बढ़ती जाती है तो उनका घनत्व घटता जाता है। घनी होता है, धानी नहीं, ठीक ना, घनी होती है। ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र अधिक रहेगा और उससे हटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। 3 देखिए क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। 4 नंबर में देखिए क्वेश्चन। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, इसका कारण देखिए। जो बड़ा होगा नहीं याद कर सकते, जो छोटा कम से कम याद होगा ना। यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उस बिंदु पर सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। अतः ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्या करेगी, नहीं प्रतिच्छेद करेगी। कहा कि यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, माने काट करे तो उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, सुई 2 दिशाओं के ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। अतः यह क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। नए चुंबक काटते हैं तो क्या उसका और एगो यहाँ पर एस है, यहाँ एन है, तो काटेंगे तो एस यहाँ हो जाएगा और एन यहाँ हो जाएगा। इस तरह से 2 भाग में बंट जाएगा। उसी को चुंबक के अगर काटेंगे बीच से तो क्या होगा, एगो ध्रुव और बढ़ जाएगा। आगे देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो एक समान
एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो देखिए, सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्री वृत्तों के पैटर्न में होती है। आगे देखिए, मेज के ताल में मेज के तार है यहाँ पर, तल होगा यहाँ पर, तल में पड़े तार के वृत्ताकार पार्श्व में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण इस अंगूठा नियम को लागू करने के साथ करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिएगा बुक में इसका क्वेश्चन है, कहीं मिस्टेक हुआ तो देखिए यहाँ पर दिख रहा जाएगा, जब मेज के तल पर, यहाँ पर तार नहीं काटे, यहाँ पर ताल है लिखा हुआ, तल पर तार का वृत्ताकार पार्श्व पड़ा हो तो पास के अंदर अंतर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर से नीचे की तरफ होगा। देखिए यहाँ पर एक किताब में भी आपका है, बुक में भी ये वाला है, फिगर बना लीजिएगा। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लिखें अथवा किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम, उसका नाम और कथन लिखिए। देखिए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर और संकेत करता हो तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। परिनालिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाइन भी कट गया, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से ख़त्म करना है। ये परिनालिका का एक देखिए, ये परिनालिका है, इसी में तार को लपेट के क्या बनाया गया है, और इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो इस तरह से क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। ये अंगूठा क्या कर रहा है, धारा का दिशा को इंडिकेट कर रहा है। अब बाकी जो अंगुली है चुंबकीय क्षेत्र का। आगे देखिए कितना क्वेश्चन है। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर या ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? देखिए, परिनालिका चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होता है। आगे देखिए, किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के दोनों ध्रुवों को निर्धारित किया जा सकता है। क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के एक सिरे के निकट लाए। यदि दोनों के बीच आकर्षण हो तो परिनालिका का वही सिरा दक्षिण ध्रुव होगा। यदि उन दोनों में प्रतिकर्षण हो तो यह सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा बड़ा है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? देखिए, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट करने के लिए है। यहाँ पर देखिए, विद्युत चुंबक क्या है? यह जितनी देर तक धारा बहती है उसे समय तक यह चुंबक का गुण प्रदर्शित करता है। धारा के बंद होते ही इसमें चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। दूसरा में देखिए, इसमें अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है। धारा की प्रबलता या कुंडली में फेरों की संख्या में परिवर्तन करके इसकी शक्ति को इच्छानुसार बदला जा सकता है। धारा तेज कीजिएगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, कम करिएगा तो कम हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, धारा का दिशा के बदलते ही इसके ध्रुवों की प्रकृति बदल जाती है। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ जाएगा। किसी चालक के कुंडली में धारा बहाने पर वह कुंडली अस्थायी चुंबक में बदल जाती है। किसी चालक में क्या करना है, कुंडली में धारा बहाने पर यानी कि धारा देने पर तार
करंट से जोड़ने पर वह कुंडली क्या अस्थायी चुंबक में बदल जाता है। और जैसे तार को काटेंगे बिजली को तो इसी चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। अस्थायी चुंबक को देखा जाए अधिक दिनों तक अपने चुंबकीय गुण को बनाए रखते हैं। इसमें अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है। इसकी शक्ति नियत है, इसे हम बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। इसके ध्रुवों की प्रकृति नियत रहती है जिससे हम आसानी से नहीं बदल सकते। हाँ देखिए, यह चुंबकीय पदार्थों का बना होता है। 12 नंबर देखिए, विद्युत चुंबक में नर्म लोहे के क्रोड का इस्तेमाल क्यों होता है? नर्म लोहे को आसानी से चुंबकीय और विचुंबकीय किया जा सकता है। जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे नर्म लोहे का छड़ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। जब विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है तो नर्म लोहा अपना चुंबकत्व जल्द ही खो देता है। इसी गुण के कारण इसका इस्तेमाल विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। 13 नंबर देखिए, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखें और समझाइए। अथवा यदि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के लंबवत हो तो चालक पर लगे हुए बल की दिशा कैसे प्राप्त होगी? यह देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है और उत्तर इसका, यदि हम वाम हस्त के 3 अंगुलियों को अंगूठा, तर्जनी एवं माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखना है तो इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं माध्यमा चालक में प्रवाहित की दिशा को दर्शाते हों। चालक पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठे की दिशा में होती है। 14 नंबर देखिए, मान लीजिए कि आप किसी कमरे में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार के सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिज गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? देखिए उत्तर देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार ये वाला नियम, आरोपित बल की दिशा चुंबकीय विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होती है। कोई विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। क्या होगा यदि कोई क्षण चुंबक है, कुंडली में ढकेला जाए, कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाए, कुंडली के भीतर स्थित रखा जाए। चलिए लाइन आ गया, बढ़िया से देखिए। जैसे ही देखिए इसका पहला क्वेश्चन, जैसे ही क्षण चुंबक कुंडली में ढकेला जाता है वैसे ही गैल्वेनोमीटर की सुई में क्षणिक विक्षेपण माने ऐसे हिलेगा। विक्षेपण माने हटना, हिलना। यह कुंडली में विद्युत धारा की उपस्थिति का संकेत करता है। 2 नंबर देखिए, जब चुंबक को कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है तो सुई में दक्षिण विक्षेप होता है पर विपरीत दिशा में होता है। यदि चुंबक को कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है तो कुंडली में कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है, विक्षेप शून्य हो जाता है। 16 देखिए, 2 वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थिर है। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी? इस कारण लिखिए, यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करते हैं तो कुंडली बी में विद्युत धारा प्रेरित होगी। जैसे ही कुंडली ए में प्रवाहित धारा में परिवर्तन होता है इससे जुड़े चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार कुंडली बी के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित होती है। अतः कुंडली बी में संबंध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तित ही उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण होता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए,
फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखें और समझाइए। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को इस प्रकार बताया जा सकता है। दाहिनी हाथ के अंगूठा तर्जनी और माध्यमा के परस्पर समकोणिक फैलाएं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करती हो और अंगूठा गति की दिशा में हो तो माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा का संकेत करेगी। इस नियम को डायनेमो के नियम भी कहते हैं। सभी को अच्छी तरह से एकदम कॉपी में सेट कर लेना है, बना लेना है। देखिए यही है, अंगूठा चालक की गति को और चुंबकीय तर्जनी का चुंबकीय क्षेत्र को और क्या धारा के चालक में प्रेरित धारा की बताता है ये, ठीक ना। 18 देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। लूप में यह विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रवाहित होते हैं जब तक कि लूप तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति रहती है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली धारा को प्रेरित धारा, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आगे देखिए, क्रियाकलाप क्या है इसका। एक लंबी कांटी लेकर उस पर 2 कुंडली अगल बगल लपेटते हैं। सटना नहीं चाहिए, ध्यान देगा। उसमें से एक कुंडली को स्विच से होकर एक बैटरी से जोड़ते हैं। इसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। दूसरी कुंडली को एक गैल्वेनोमीटर जी से, माने गैल्वेनोमीटर को क्या सूचित करते हैं, जी से जोड़ते हैं। इस कुंडली को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। आगे देखिए, गैल्वेनोमीटर को देखते हुए स्विच दबाते हैं। हम पाते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई हल्का सा विक्षेपित होकर पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है, जबकि स्विच अभी भी बंद है। अब स्विच को खोल देते हैं। इस बार गैल्वेनोमीटर की सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होकर अपने प्राथमिक स्थिति में वापस आ जाती है। अब जब प्राथमिक कुंडली में धारा बढ़ती या घटती है तब उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता या घटता है, अर्थात परिवर्तित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले इसी परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में विद्युत प्रेरित होती है। आगे देखिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। तो देखिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की द्विक परिवर्तन का कार्य करता है, अर्थात परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को परिवर्तित करता है। इससे आर्मेचर की भुजा पर लगने वाले बल की दिशा की परिवर्तन होती है। इससे आर्मेचर एक ही दिशा में घूर्णन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में निम्न अंतर है। बीचे बीच में भी लिख के ऐसे बीचे करके इधर दिष्ट धारा इधर प्रत्यावर्ती धारा करके भी आप लिख सकते हैं। देखिए, केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। इससे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। इसे क्या करना, उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। यह एसी की अपेक्षा कम घातक है। यह चालक के अंदर से प्रवाहित होता है। डीसी मतलब बैटरी वाला धारा है। प्रत्यावर्ती धारा देखिए, धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदलता रहता है। धारा का मान तथा दिशा समय के साथ क्या कम बेसी होता रहता है। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। इससे चार्ज भी होता है। यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक है। यह चालक के सतह पर प्रवाहित होता है। चालक के क्या सतह पर प्रवाहित होता है। 21 देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाले नियम लिखिए। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक बार देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थिति, इस विद्युत धारा सीधे चालक पर आरोपित बल तथा
किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। अब देखिए इतना को सबका उत्तर देना है। देखिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, फिर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, इतना लिख देना है बस। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए फिर से, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाले नियम लिखिए। बस ये सब का नियम लिखा गया। पहला का क्या है, मैक्सवेल कह रहा विद्युत धारा सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न, जैसे मैं ऐसे पकड़ने पर ऐसे पकड़िएगा तो क्या दक्षिण हस्त नियम मैक्सवेल का यहाँ पर हो गया। किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, देख क्या हो गया फ्लेमिंग के, अब वाम हस्त नियम ये वाला हो गया लंबवत, और इसका हो गया फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यहाँ वाला। नियम लिख के खाली छोड़ देना है इसको, बहुत हल्का है क्वेश्चन ये। मेन लाइन में अतिभारण तथा लघु पतन कैसे उत्पन्न होता है, यह देखिए मेन लाइन में अतिभारण तथा लघु पतन कैसे होता है। देखिए बहुत सारे विद्युत उपकरणों को एक साथ चालू कर देने पर परिपथ में विद्युत उपकरणों की कुल शक्ति उसकी स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचते हैं, इसे ही अतिभारण कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ की प्रबलता एकाएक बढ़ जाती है, इससे परिपथ में संयोजक तार में आग लग सकती है या फ्यूज गल सकता है। इसी तरह तारों के खराब या क्षतिग्रस्त हो जाने से जीवित तार एवं उदासीन तार के एक दूसरे से सट जाने से परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य ही हो जाता है, इसे लघु पतन कहा जाता है। लघु पतन से धारा की प्रबलता बहुत अधिक हो जाती है और तार में आग लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यकता है। धातु के आवरण माने कि उसका कवर को विद्युत संधारित्रों को क्या करना, एक धरती से निकला हुआ तार उसमें जोड़ना क्यों आवश्यक है। देखिए धातु के आवरण वाले कवर विद्युत साथियों को भू संपर्कित करना आवश्यक होता है, इससे संधारित्र तथा उसका प्रयोग करने वाले की सुरक्षा हो जाती है। प्रयोग करने वाला कैसे, जैसे आप ही है उसको गए कुछ खोलने उलने तो क्या हो सकता है, वो अगर बॉडी में करंट आ जाएगा तो आपको लग सकता है। धातु के आवरणों से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चलन पथ प्रस्तुत कर देता है। धात्विक साथी संधारित्रों का भूमि से संपर्क हो जाने के कारण धारा उन संधारित्रों या तो यंत्र उपकरण भी लिख सकते हैं, उपकरणों का प्रयोग करने वाले के शरीर से नहीं गुजरती, जिससे वे गंभीर झटके से बच सकते हैं। यहाँ क्या संधारित्रों है ना, यहाँ पर उपकरण कर सकते हैं, या तो कुछ मशीन कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर कुछ भी कर सकते हैं। भारी मशीन होगा कोई, उसी में रहता है एक एक्स्ट्रा से तार लगा हुआ और उसको धरती के संपर्क करवा दिया जाता है कि जैसे किसी कारणवश बॉडी में लाइन आ जाए तो वो क्या धरती में चला जाए लीक होकर के। बहुत से विद्युत उपकरण तथा परिपथ भू संपर्क में होते हैं, इसका क्या कारण है। किसी भी विद्युत उपकरण के लिए दो तारों की आवश्यकता होती है, एक जिसमें धारा गुजरती है और दूसरी उदासीन अधिक ऊष्मा उत्पादित या टूट फूट के कारण कभी कभी धारा मुक्त उपकरण को सीधा संपर्क कर लेती है, जिसके उपकरण को छू जाने पर शॉक लगता है। इससे बचने के लिए उपकरण के धात्विक भाग का संबंध धरती से कर दिया जाता है। 3 पिन वाले प्लग के साथ इसे जोड़ दिया जाता है। इससे धरती में बहुत गहराई से दबाई गई तार से संबंधित किया जाता है। शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा उपकरण से धरती में चली जाती है, इससे फ्यूज इस विद्युत धरती में चली जाती है, इससे क्या होता है फ्यूज पिघल जाता है। शॉर्ट सर्किट और विद्युत शॉर्ट से बचने के लिए बहुत ही उपयोगी है।
आगे देखिए, घरों की वायरिंग में दो भिन्न भिन्न एम्पियर के परिपथों का उपयोग क्यों किया जाता है? घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में 100 बार परिवर्तित होती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसे मेन लाइन पावर कहते हैं। मेन में प्रायः दो तार 1 से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित तथा दूसरे से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 5 एम्पियर को घरेलू लाइन तथा 15 एम्पियर को पावर लाइन कहते हैं। घरों में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण बल्ब, ट्यूब, पंखे, हीटर, आयरन, मोटर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, मिक्सी आदि का व्यवहार होता है। इसमें बल्ब, ट्यूब, पंखे, टेलीविज़न आदि के लिए 5 एम्पियर तथा मोटर, आयरन, हीटर, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए 15 एम्पियर तक की धारा की आवश्यकता होती है। इसी कारण से घरों में मेन में 2 प्रकार के तार होते हैं। घरों के विद्युत परिपथों में विद्युत उपकरण घरों के विद्युत परिपथों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? सुनिए, घरों में प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण विद्युतमय तथा उदासीन तारों के बीच समांतर क्रम में जोड़े होते हैं। प्रत्येक उपकरण में धारा के प्रवाह को स्वचालित करने के लिए अलग अलग स्विच होते हैं। पार्श्वबद्ध या समांतर क्रम में जोड़ने से सभी उपकरणों की वोल्टता एक समान बनी रहती है। इस संयोजन या वायरिंग से यह मुख्य लाभ यह भी है कि एक परिपथ का स्विच करने के दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण घरों में विद्युत उपकरण की समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे देखिए, विद्युत परिपथों की अतिभारण और लघुपतन से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? विद्युत परिपथ को अतिभारण और लघुपतन के कारण नष्ट होने से बचाने के लिए कई सावधानियां और सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं। विद्युत परिपथ में काम आने वाले सभी तारों के ऊपर अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की परत लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त उन पर कपड़े, रबड़ या प्लास्टिक की परत भी चढ़ाई जाती है। इसके फलस्वरूप तार एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे लघुपतन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त परिपथों को विभिन्न भागों में बांटने से न केवल प्रत्येक भाग की मरम्मत आसानी से हो जाती है, बल्कि वह अतिभारण या लघुपतन से होने वाली क्षति को सीमित रख सकता है। देखिए, सभी को नोट्स बनाना है लिख के। आगे देखिए, बहुत से लड़के छोड़ के निकल जाते हैं, इस सभी को लिख लेना है। विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथों पर कार्य करते समय रबड़ के जूते या दस्ताने क्यों पहनते हैं? एग्जाम में पक्का ऐसा क्वेश्चन आता है। विद्युत के परिपथ के किसी भाग को सुधारने के लिए रबड़ के दस्ताने, जूते का प्रयोग करने से तथा सूखी लकड़ी पर खड़ा होकर कार्य करने के लिए झटका नहीं लगता, क्योंकि रबड़ तथा लकड़ी विद्युत का क्या है जी? कुचालक है। आगे देखिए, विद्युत परिपथों तथा संधारित्रों का सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। विद्युत परिपथों तथा संधारित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम ये है। देखिए, भू संपर्क करना है जी, और विद्युत उसमें फ्यूज लगाना है। एक अतिरिक्त तार को क्या करना, धरती में कनेक्ट करना है, और एक उसमें विद्युत फ्यूज लगाना है, क्योंकि तेज शक्तिशाली वोल्ट जाएगा तो परिपथ क्या हो जाएगा, टूट के भंग हो जाएगा। 2 kV शक्ति अनुपतांग मतलब 2 kV का शक्ति का एक विद्युत तंदूर है। किसी घरेलू विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा जिसका पावर कितना है, प्राप्तांक कितना है, 5 एम्पियर है। तो इससे आप किस परिमाण की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या है, विद्युत तंदूर की शक्ति कितना है, पावर कितना है, P माने पावर शक्ति 2 किलोवाट।
वोल्ट कितना है जी 220 होगा, यहाँ 220 वोल्ट। और क्या हो जाएगा ये P बटे V कितना हो गया, तो कितना 2 के भी हो गया, तो 2000 वाट बटे कितना 220, काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ मिस्टेक से यहाँ लिखा हुआ था 220 वोल्ट है। अब बस इसको काट लीजिए, नीचे से यहाँ से ही काट लीजिए, और इसे काट के कितना आएगा 9.009 एम्पीयर आएगा। विद्युत धारा का अनुमतांक पावर देखिए, विद्युत धारा का पावर लिखने सीधे कितना, विद्युत धारा का प्राप्तांक कितना है 5 एम्पीयर। विद्युत तंदूर इससे कहीं अधिक विद्युत धारा अतिभारण हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा और विद्युत का पथ अवरोधित हो जाएगा। माने 5 एम्पीयर से ज़्यादा जाएगा, जैसे उसमें करंट 5 एम्पीयर का फ्यूज लगाया जाएगा उस शक्तिशाली पावर वाला, तो क्या हो जाएगा 5 एम्पीयर से ज़्यादा विद्युत जाएगा तो क्या फ्यूज का जल के टूट जाएगा। आगे देखिए, घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, विद्युत परिपथ में काम परत लगाई जानी चाहिए, उन पर कपड़े, रबड़ का, प्लास्टिक की परत चढ़ा देना चाहिए। सबसे ज़्यादा कुछ है जरूरी है कि सीमा से ज़्यादा सामर्थ्य नहीं देना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि पतला तार है और बड़का को कोई उपकरण लगा दिए हैं, पतला तार से ज़्यादा क्या होगा हीट हो जाएगा, गर्म हो गया तार क्या हो जाएगा टूट जाएगा, जल जाएगा। तो सीमा से ज़्यादा सामर्थ्य नहीं देना चाहिए, यानी स्वीकृत सीमा जो उसका मान है 5 एम्पीयर, तो 5 एम्पीयर से कम देना चाहिए, ये तो उतना ही देना चाहिए। ज़्यादा शक्ति प्रबलता नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाले विद्युत तार का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा वाला तार। हमें एक साथ विभिन्न उपकरणों को चालू करने से बचना चाहिए, इस उपकरणों से हम अतिभारण से बच सकते हैं। घर में बाहर से तार जोड़े हैं आप पतला, इधर बहुत सारा बड़ा बड़ा हैवी मशीन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा ज़्यादा उसमें से वोल्टेज का विद्युत आएगा तो क्या टूट फूट जाएगा, गल जाएगा। चलिए लास्ट है, इसको देख लेते हैं। फ्यूज तार विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं। फ्यूज तार विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं, फ्यूज की क्षमता का क्या तात्पर्य है। फ्यूज तार सुरक्षा की एक युक्ति है। विद्युत परिपथों में अचानक धारा का मान अतिभारण और लघु पतन के कारणों से अत्यधिक बढ़ जाने से परिपथ में लगी युक्तियां जलकर नष्ट हो जाती है। ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए परिपथ में जहां तहां फ्यूज श्रेणी में संयोजित किए जाते हैं। फ्यूज ऐसी पदार्थ का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। जब कभी धारा अत्यधिक बढ़ जाती है तो सबसे पहले फ्यूज गर्म होकर गल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जिससे उसमें लगी युक्तियाँ क्या बल्ब, पंखे, हीटर आदि जो भी रहेगा सब उड़ने से जलने से बच जाएगा। फ्यूज की क्षमता क्या, फ्यूज ऐसी तार का एक टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और उसका गलनांक बहुत कम होता है। प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक बहुत कम। देखिए सभी को लिख लेना है आराम से, टाइम लगेगा लेकिन लिखना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।